नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट, यानी इस प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे फाइंड द एरर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, यानी कि उसकी कार हमारी कार से, यानी हम में से जिसके पास भी कार है उससे बड़ी है उसकी कार, यानी कि हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। तो यहाँ पर जो गलती है वो है मोर की। ठीक है, यहाँ पर मोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रूल क्या कहता है, आइए रूल से समझते हैं। रूल ये कहता है कि यहाँ पर ऑलरेडी बिगर जो है ये क्या है, एक कंपेरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन में बिग की फॉर्म चेंज होकर बिगर बन चुकी है। अब मुझे इसके आगे मोर या मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मोर एक तरह से सुपरफ्लुअस हो गया है। सुपरफ्लुअस मतलब जो फालतू में है, तो मुझे यहाँ पर मोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो सही सेंटेंस होगा, हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। अगला सेंटेंस है, वन ऑफ माई अंकल इज ए डॉक्टर इन अमेरिका। तो यहाँ पर गलती है अंकल के अंदर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, अंकल्स आएगा। आइए रूल को समझते हैं। देखिए, जब भी वन ऑफ और उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के अंदर उसके बहुत सारे अंकल रहते हैं। वो क्या कहना चाहता है कि वन ऑफ माई अंकल्स इज ए डॉक्टर इन अमेरिका। तो यानी कि अमेरिका के अंदर उसके बहुत सारे अंकल हैं, उनमें से कोई एक अंकल उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ माई अंकल्स, तो यहाँ पर ये जो वन है ये बहुत सारे अंकल्स में से निकल रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ माई अंकल्स इज ए डॉक्टर इन अमेरिका, ये सही सेंटेंस होगा। तो रूल याद रखेंगे, वन ऑफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अगला सेंटेंस है, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो सेंटेंस में क्या कह रहा है कि कल मैं एक अपने पुराने फ्रेंड से मिला जब मैं मार्केट जा रहा था। तो गलती है यहाँ पर एम के साथ। यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पास्ट टेंस की, क्योंकि यहाँ कल की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है। मैं मिला किससे, ओल्ड फ्रेंड से। कब मिला, जब मैं मार्केट जा रहा था। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो इसलिए वर्ब्स का यूज होगा। तो सही सेंटेंस होगा, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट। अगला सेंटेंस है, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम। सेंटेंस में कह रहा है कि जैसे ही हमने एंटर किया तुरंत उसने रूम छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है रूल का। रूल कौन सा है, देखिए यहाँ पर यूज हुआ है नो सूनर का। ठीक है, और जैसे ही हमें नो सूनर, नो सूनर क्या है, नो सूनर एक तरह से एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज मतलब फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए एक फ्रेज है। और ये कैसी फ्रेज है, ये एडवर्बियल है। क्यों है, क्योंकि ये काम को बता रही है, काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जो नो सूनर है उसके तुरंत बाद हमेशा यूज होता है हेड का, और फिर सब्जेक्ट का यूज होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। दूसरा तरीका है इसको यूज करने का, नो सूनर के बाद हम डिड यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। तो पहला तो तरीका है कि यहाँ पर मैं नो सूनर के बाद क्या लगा दूं, हैड। नो सूनर हैड वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। यहाँ मतलब निकल के आ रहा है कि जैसे ही हमने एंटर किया उसने रूम, तुरंत ही रूम छोड़ दिया। ठीक है, तो रूल के मुताबिक अब सेंटेंस ठीक हो गया है। नो सूनर के बाद हमने क्या लगाया, हैड, फिर क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में नो सूनर है तो वहां पर देन का भी यूज होता है। तो कभी कभी गलती में यहाँ पर THEN देन, जिसका मतलब तब, जो है टाइम से रिलेटेड है, ये भी एरर में आ सकता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर THAN देन का यूज होगा। ठीक है, ना कि EN, THEN का यूज होगा। THEN गलत है, THAN सही है। ठीक है, तो इसके साथ भी गलती को कभी कभी पूछ लेता है। तो वापिस आते हैं हम रूल की तरफ। तो रूल तो पहला तो ये था कि नो सूनर के बाद हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ठीक होगा। दूसरा तरीका इसको लिखने का कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, नो सूनर, डिड का अगर मैं यूज करूंगा, डिड वी, फिर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा। यहाँ पर तो एंटर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा एंटर। तो उसके बाद बाकी सेंटेंस ऐसे रहेगा, देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। इस सेंटेंस को दो तरीके से मैं ठीक कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कह रहा है कि जो न्यू रेलवे लाइन है वो क्या करेगी, वो इंप्रूव करेगी किसको, ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन को। कहां पर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब यहां पर गलती है, यहां पर आएगा द क्या है, एक
डेफिनेट आर्टिकल है। ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि यहां पर अगर दा नहीं है तो ईस्टर्न पार्ट स्पेसिफिक नहीं हो पाता है, जबकि ये स्पेसिफिक है क्योंकि ये किसी कंट्री के बारे में बात हो रही है, किसी कंट्री के ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस होगा द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अगला सेंटेंस है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, यानी जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने मुझसे पूछा कि मैं किससे मिलना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज यहाँ पर है, ये क्या है? पास्ट फॉर्म में है, आस्क्ड है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? नरेशन का सेंटेंस है। ठीक है, कि उसने मुझसे पूछा, फिर उसके बारे में उसको बताया गया उसने क्या पूछा, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है नरेशन से रिलेटेड। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड सेंटेंस है। तो अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग क्लोज है वो किस में है? वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, वो पास्ट टेंस में है। यहाँ पर ये जो क्लोज है ये क्या है? रिपोर्टिंग क्लोज, और उसके बाद है रिपोर्टेड क्लोज। तो ये वाली जो रिपोर्टेड क्लोज है यहाँ तक, ये किस में है? ये प्रेजेंट में है, तो ये दोनों पास्ट में ही होनी चाहिए। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पास्ट में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आस्क्ड है, उसने मुझसे पूछा था, जबकि डू क्या है यहाँ पर? ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती और है, यहाँ पर हु का भी यूज नहीं होगा, तो इसका सही सेंटेंस होगा whom, और यहाँ से डू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही सेंटेंस होगा द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी whom आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। लेकिन यहाँ पर भी एक गड़बड़ हो गई है, अभी हमें एक चीज को और ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर डू हटाया है, तो इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वांटेड आएगा। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है, तो इसको भी हमें, जो रिपोर्टेड क्लोज है, रिपोर्टेड क्लोज को भी हमें पास्ट टेंस में लेके आना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं हु और होम की। देखिए जहां पर भी हु है तो वो क्या है? हु हमेशा अपने बाद एक वर्ब को लेगा। ठीक है, क्योंकि हु क्या है? हु क्या है? हु एक नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, इसको बोलते हैं नोमिनेटिव केस। और किसी भी वर्ब का असर जब जिसके ऊपर पड़ता है, जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, उसके लिए हम हुम का यूज करते हैं। तो हु हमेशा एक वर्ब के साथ रहता है, और हुम वो होता है जिसके ऊपर वर्ब का असर पड़ता है। ठीक है, तो हुम के साथ वर्ब का यूज नहीं होता, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हु एक नॉमिनेटिव केस है, और ये हमेशा अपने पास एक वर्ब रखेगा। अब देखिए यहाँ पर हुम के बाद क्या है? आई है, वर्ब नहीं है। फिर उसके बाद है वांटेड, यानी कि मैं जिससे मिलना चाहता हूं या जिससे मैं मीटिंग करना चाहता हूं, तो जब मैं मीटिंग करूंगा तो उसका असर जिसके ऊपर पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो क्या बनेगा? वो हुम होगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस में समझा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, आई डोंट नो हु मैं नहीं जानता ये गाना किसने गाया है। ठीक है, आई डोंट नो हु सैंग दिस सॉन्ग। ठीक है, तो हु क्या है? यहाँ पर ये हु क्या है? एक नॉमिनेटिव केस है, यानी किसी ने क्या गाया होगा? गाना। ठीक है, तो हु के तुरंत बाद क्या है? सैंग, यानी एक वर्ब है, तो हु के बाद वर्ब का यूज हुआ है। अब मैं दूसरा सेंटेंस हुम के साथ बता के दिखाता हूँ आपको। आई डोंट नो हुम ही मेट यस्टरडे, कि मैं नहीं जानता कि वो किससे मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, ये मिला होगा किसी से, और मिलने का असर किस पे पड़ा होगा? इसके ऊपर, तो उसके लिए क्या है? हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये ही के लिए यूज हुई है। यहाँ पर ये जो वर्ब यूज हुई है सैंग, ये हु के लिए यूज हुई है। मैट यूज हुआ है ही के लिए, जबकि मिलने का असर जिस पे पड़ा है उसके लिए यूज हुआ है हूम। तो इस तरीके से सही सेंटेंस होगा द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी whom आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। अगला सेंटेंस है द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। तो यहाँ पर गड़बड़ है हंग में, यहाँ पर आएगा हैंग। सेंटेंस में क्या कह रहा है कि क्रिमिनल को मौत की सजा मिली और उसके बाद उसको उस क्राइम के लिए क्या फांसी पर लटका दिया गया है, तो यहाँ पर हैंग्ड आएगा। अब हम रूल को समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ रूल नहीं है, यहाँ पर एक वर्ब की नॉलेज है। ठीक है, तो दो वर्ब होती हैं, हैंग और दूसरी भी हैंग। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को लटकाना कहीं पर भी, और हैंग फांसी पर लटकाना। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये दोनों एकदम सेम है, लेकिन जैसे ही इनकी सेकंड फॉर्म यूज होगी या थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ये तो होगी हंग, और इसकी भी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हंग। और फांसी पर लटकाने की सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है हैंग। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वर्ब यूज हुई है
कि क्रिमिनल को फांसी पर लटकाया गया। तो यहाँ पर हंग यानी कि ये जो हंग है ये किसी भी चीज़ को लटकाना सेकंड फॉर्म है उसकी, लेकिन यहाँ पर फांसी पर लटकाना उसकी सेकंड फॉर्म आएगी हैंग। तो सही सेंटेंस होगा द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ एंड वाज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। अगला सेंटेंस है द विलेजर्स फ्लड अवे देयर हाउसेज व्हेन दे सॉ द फ्लड वाटर राइजिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो विलेजर्स थे वो अपने घर छोड़कर भाग गए जब उन्होंने देखा कि जो फ्लड वाटर है वो ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर गलती है अवे की। यहाँ पर अवे का यूज सुपरफ्लुअस है यानी कि फालतू में यूज हो रखा है। क्यों हुआ है आइए समझते हैं। देखिए जो फ्लड है ये बना है, ये सेकंड फॉर्म है किसकी, फ्ली की, जिसका ऑलरेडी मीनिंग क्या होता है रन अवे, भाग जाना। ठीक है, जिसके अंदर ही क्या छुपा हुआ है अवे। तो फ्ली का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। तो इसलिए यहाँ पर अवे का यूज दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि फ्लड का मतलब है फ्ली की सेकंड फॉर्म जिसके अंदर ऑलरेडी अवे छुपा हुआ है, जिसका मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। तो यहाँ पर अवे का यूज नहीं होगा, फालतू यूज है यहाँ पर। तो सही सेंटेंस होगा द विलेजर्स फ्लड देयर हाउसेज व्हेन दे सॉ द फ्लड वाटर राइजिंग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी गैलेक्सी को, ताकि इस तरह के और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।